हेलो फ्रेंड्स। तो एक्चुअली कल की क्लास में आपको मैंने कुछ कहा था कि एल्केन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स पर बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं आपको उसी क्लास को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आपको जैसे जैसे कहा जाए उसको नोट करें। चलिए, तो इसको नोट करना है आपको जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ। सबसे पहले आता है यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। तो सबसे पहली चीज़ है जिसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी हमें यहाँ पर ये देखना है कि कैसे बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होती है। ठीक है, कैसे किसी भी एल्केन में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी एटम को। हाउ विल यू सब्स्टिट्यूट एनी एटम इन एल्केन, ये हमें देखना है। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहली रिएक्शन आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर जिसे हैलोजनेशन कहते हैं, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ कि आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। तो लिखेंगे द रिएक्शन in which hydrogen is replaced by any other group, other atom or group is known as substitution reaction, is known as substitution reaction। इसे क्या कहते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसके बाद इसमें कौन कौन सी सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें हैलोजनेशन। हैलोजनेशन में ही समझाऊंगा कि बेसिकली किस तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये एल्काइल है, मतलब ये कोई एल्केन है आपका जिसका हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पर। पहले जनरल बात कर देते हैं, फिर हैलोजनेशन में समझेंगे। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो जनरल बात ये है कि यहाँ पर अगर मैं किसी एल्केन के हाइड्रोजन को मैं ले लूँ और उसको किसी भी डायटोमिक स्पीशीज से, जैसे X2 से मैंने रिएक्ट कराया, तो इसने ना इसको रिप्लेस करके अपना खुद लग जाता है ये, और यहाँ पर आपका निकल जाएगा पानी, मतलब H2 निकल जाएगा, पानी थोड़ी निकलेगा, H2 निकलेगा। तो आपने देखा कि सपोज ये कोई स्पीशी है, ये आया और हाइड्रोजन को हटा करके खुद लग गया, X लग गया और बाकी ये बच गया। ठीक है, तो फिर आप इसे बैलेंस कर सकते हो दोनों तरफ, बोथ द साइड्स। ऐसे होता है। तो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कुछ ऐसे ही है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक हैलोजन है, ये क्या है आपका? हैलोजन है, और HNu की प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होती है। यहाँ पर कोई एल्केन है आपके पास, और एल्केन को आपने एल्केन को देखा है, एल्केन को आपने एक हैलोजन डायहालोजन गैस से रिएक्ट कराया सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हमें एल्काइल हैलाइड मिलता है, और साथ में जो यहाँ पर निकल जाता है वो होता है HCl, मतलब HX। ठीक है, X इज हैलोजन एटम। हैलोजेंस क्या होते हैं बेटा?
हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन हम Br और Cl की ही बात कर रहे हैं, I और F की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर I और F का लगना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। I को तो डार्क में करवाते हैं हम लोग, कोशिश करते हैं कि डार्क में हो क्योंकि वो काफ़ी बड़ा एटम है। और अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन को करवाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो रिएक्टिव इन नेचर है, उसके बॉन्ड्स ब्रेक होना ही मुश्किल होता है F2 का, ठीक है। और फिर वो वायलेंट रिएक्शन शो करता है, तो हो सकता है उसको भी हम ना प्रेफर करें यहाँ पे, हम सिर्फ Br और Cl को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो हम आपको एक रिएक्शन पहले लिखवा रहे हैं यहाँ पे, यही रिएक्शन है एक बेसिकली जो कि मुझे यहाँ लिखनी है। और इसको ना मैं किसी एग्जाम्पल से पहले आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है ये। तो जैसे आपके पास यहाँ पर है कि CH4 यानी मीथेन को लिया मैंने और Cl2 से रिएक्ट कराया किसके, HNO के प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा HNO मतलब UV रेज कह सकते हो, तो ये हो जाएगा CH3 Cl और HCl निकल गया, CH3 Cl और HCl निकल गया। ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है। अच्छा, ये कब तक चलती है, जब तक आपके हाइड्रोजन में मतलब यहाँ पर एल्काइल जो आपका एल्केन है यहाँ पर आपके हाइड्रोजन्स फिनिश ना हो जाए तब तक ये चलती ही रहती है। इट विल नॉट स्टॉप, इट विल कंटिन्यू अनटिल अनलेस हाइड्रोजन्स गेट एलिमिनेटेड कंप्लीटली वो सब्स्टिट्यूट जब तक नहीं हो जाते हैं तब तक आपकी रिएक्शन एज इट इज चलती रहती है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो अब ये CH3Cl है, इसके बाद दोबारा से आपने Cl2 से करवाया तो HNO आपका मतलब HNO तो UV रेस की ज़रूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, तो CH2Cl2 की मतलब हमें Cl2 मिलेगा और प्लस HCl निकल जाएगा। फिर आप इसे नोट कर लेंगे पहले तो, क्योंकि मैं फिर स्लाइड चेंज कर देता हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगला है यहाँ पर, उसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे CH2Cl2 था, उसमें हमने किससे रिएक्ट कराया, दोबारा से Cl2 से करवा दिया हमने, तो किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। और फाइनल रिएक्शन है इसकी अच्छा, फाइनल रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग ये काम करते हैं, इसे कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहा जाता है इसे? क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। ये होता है आपका मिथाइल ट्राई क्लोराइड, इसे क्या कहते हैं? मिथाइल ट्राइक्लोराइड, ठीक है। चलो, इसके बाद लास्ट रिएक्शन है CHCl3 प्लस Cl2 से अगर हमने रिएक्ट कराया HNO की प्रेजेंस में, तो ये बन जाएगा H खत्म हो जाते हैं यहाँ पर इंटायरली और हमारे पास बचते क्या है, सिर्फ क्लोरीन बचता है और यहाँ पर आपका HCl बचता है। ये होता है आपका कार्बन TTRA टेट्रा CHLORIDE कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये इसका कंटिन्यूड नेम है, मैं इसको कंटिन्यू में लिख देता हूँ, TTRA टेट्रा क्लोराइड, ठीक है। आपको आज समझ में आया होगा कि क्लोरोफॉर्म होती क्या है एक्चुअली। ये CHCl3 होती है, ये एयर की प्रेजेंस में एयर से रिएक्ट करके फॉस्जीन गैस बनाती है, जो कि हम जब इनहेल करते हैं ना तो वो हमें फिर बेहोश कर देती है गैस वो, ठीक है, हम फेंट हो जाते हैं, ये तो आपको पता ही है क्लोरोफॉर्म किसके लिए यूज़ होता है। चलो, इसके बाद अगली चीज़ आती है आपकी, इसमें बात करेंगे कि रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका F2 अगर करवाते हैं तो, ठीक है।
वैसे F2 को ना लो, आप ऐसे समझो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है Cl2 और फिर रिएक्टिव होता है Br2। हम यही याद रखेंगे कि यही दोनों करते हैं, क्योंकि बाकी दोनों में प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। I2 बहुत वायलेंट होता है, I2 को करवाते हैं नहीं हम लोग, और F का तो अलग ही काम है। F अपने आप को ब्रेक करने से ही, मतलब ब्रेक ही नहीं करने देता है, वो ब्रेक होता ही नहीं है फ्लोरीन का। फ्लोरीन कुछ ज़्यादा ही स्मॉल साइज्ड होता है, इसकी ब्रेकिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होता है ब्रेक है ना होना, इसलिए हम इसे कम यूज़ करते हैं। सबसे ईजिली जो प्रोपोगेट करते हैं इस रिएक्शन को वो यही दोनों हैं, और सबसे ज़्यादा आसानी से Cl2 करेगा फिर Br2 करेगा। वैसे जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो मेरे हिसाब से ऐसे रहता है I2, बट हम ये मान के चलते हैं कि इन दोनों को हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। सबसे इजी प्रोपोगेशन यही दोनों करते हैं, और सबसे आसानी से ये करेगा फिर ये करेगा। I2 और F2 को मैं नहीं कहता कि आप याद करो, लेकिन तब भी मैंने ऑर्डर बता दिया है, अगर आपके स्कूल में कभी पूछा जाए तो आप बोल सकते हो उसको, ठीक है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करते समय सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अगर होना चाहिए था तो F2 को होना चाहिए था, Cl2, Br2 और I2 को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर F2 और I2 को मैंने हटा रखा है, Cl2 और Br2 को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं Cl कर दूं, ये क्लोरीन है। चलो आ जाओ, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आता है यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई कितने डिग्री का हाइड्रोजन इस रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले समझेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, मतलब जो हाइड्रोजन की डिग्री हमें कैसे समझ में आती है। तो सबसे पहले तो कार्बन की डिग्री समझ लो। अगर आपका एक ही, मतलब इसकी कोई डिग्री नहीं होती इस वाले हाइड्रोजन की, ये सिंपल एक हाइड्रोजन है जो कि एक कार्बन से कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि CH3CH2H की बात कर रहे हैं, तो ये बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन है। ये कैसा है? 1 डिग्री हाइड्रोजन है। फिर इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इसको ना एक्सपैंड करके दिखा देता हूँ मैं आपको। इसी चीज़ को मैं ऐसे बना देता हूँ, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है क्योंकि इससे एक कार्बन कनेक्टेड है, इसे 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है। ऐसे समझो कि इस कार्बन से कितने कार्बन और जुड़े होंगे, उससे मेरी इस हाइड्रोजन की डिग्री डिसाइड होती है, ठीक है। तो जैसे ये 1 डिग्री हो गया, और ऐसे ही अगर यहाँ पर एक कार्बन और कनेक्टेड होता तो ये 2 डिग्री हो जाता। 2 डिग्री हाइड्रोजन इसे कहते हैं क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड है। ऐसे ही अगर एक कार्बन जो कि 3 नए कार्बन से कनेक्टेड है, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। तो ये बातें आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है आपका 1 डिग्री, मेरे इसमें नहीं, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री हाइड्रोजन रिएक्टिव होता है। फिर होता है आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन, और फिर होता है आपका 1 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर रहता है। आप चाहो तो अपनी नोटबुक में लिख सकते हो 1 डिग्री। अगर आपसे कोई कहे कि सिंपल CH3H क्या है, इसकी नो डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं होती, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये किसी और कार्बन से कनेक्टेड नहीं है। जब कोई कार्बन किसी और कार्बन से कनेक्ट होता है तो उतनी ही डिग्री काउंट होती है उस हाइड्रोजन की, ये याद रखना आप, ठीक है। चलो अब इसके बाद प्लस करते हैं हम लोग आगे, और हमने यही बताना है कि यहाँ पर फ्लोरिनेशन जो होता है
is a वायलेंट प्रोसेस। फ्लोरिनेशन क्या होता है, एक वायलेंट प्रोसेस होती है, ठीक है। बिकॉज मतलब उसे ना आप समझो कि फ्लोरीन का बॉन्ड थोड़ा सा ब्रेक तो हो जाएगा, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव इन नेचर होती है मानता हूँ मैं, लेकिन आप ऐसे समझो कि कुछ ज़्यादा ही वायलेंटली ये रिएक्ट करता है, तो उससे फिर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो हम ना इसे इसकी रिएक्शन इसमें डार्क में कराते हैं, लाइट में नहीं कराते। तो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है, कंट्रोल्ड रिएक्शन होती, रिएक्शन को हम कंट्रोल करते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि वो डार्क में हम उसे रिएक्ट करवाएं, ताकि हम ना आसानी से चीज़ों को कंट्रोल कर सकें और चीज़ें वॉलेंट ना हो जाएं, क्योंकि फ्लोरीन कुछ ज़्यादा ही अच्छा रिएक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखो। तो F2 जो होता है यहाँ पर, इट इज़ वेरी वेरी रिएक्टिव इन दिस केस, और इसलिए इसकी रिएक्शन डार्क में ही होती है, आप ये याद रखेंगे। तो फ्लोरिनेशन इज अ वायलेंट प्रोसेस एंड इट्स रिएक्शन इज कैरिड आउट इन डार्क। तो आप यहाँ पर लिखेंगे पूरी बात, एंड इट्स reaction is carried out. Fluorination is a violent process and its reaction is carried out in dark. Dark में इसकी reaction होती है। Since fluorine is very reactive in nature, सेम काम होता है आयोडीन के साथ भी, सेम काम आयोडीन के साथ भी होता है, ठीक है। आयोडीन के केस में थोड़ा सा ऐसे समझो, आयोडीन बल्की मॉलिक्यूल होता है, आयोडीन का जो डायोडीन गैस होती है, इट इज़ वेरी बल्कियर इन नेचर। तो उसको तो डार्क में कराना ही है, क्योंकि जैसे ही हम उसमें लाइट देंगे ना, वैसे भी आयोडीन ब्रेक हो जाती है, गैस के फॉर्म में रहती ही नहीं है, उसको अलग अलग टूट जाता है, उसका मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा या कोई कुछ और चीज़ हो जाएगी। तो ऐसे ही ये सब बातें ना हम लोग याद रख करके इन सब चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। तो फ्लोरिनेशन और आयोडीनेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेसेस हैं, उनको देख करके ही परफॉर्म किया जाता है स्पेशल कंडीशंस में। वो कंडीशंस मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यूरिंग आयोडीनेशन oxidizing agents एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एकदम और एक बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन से? HiO3 एंड और किसको यूज किया जाता है? HNO3। HNO3 इनको यूज किया जाता है, are used because iodination is a very slower process, बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसका आप जान सकते हो, जैसे CH4 है, उसको हमने HiO3 से करवाया, तो इस तरह से रिवर्सिबल इन नेचर होती है ना वो। तो यहाँ पर सॉरी नॉट रिवर्सिबल, इसको ऐसे याद रखेंगे। I2 से कराया तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल होती है, ये वापस भी बन जाता है,
जैसे CH3I और यहाँ पर HI बनना, तो वापस आयोडीन आयोडीन दोनों मिल जाते हैं। ये मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना, तो बहुत स्लो होती है इन नेचर। तो हम इसको दोबारा से फिर HiO3 से जल्दी से HiO3 जो होता है ना, वो HI को ख़त्म कर देता है, HI को फिनिश कर देता है एक तरफ से, और वो बना देता है आपका I2 गैस बना देता है तुरंत उसको, और इसको प्रिवेंट कर देता है। फिर I2 बना देता है और यहाँ पर H2O निकल जाता है, ठीक है, H2O2 निकलता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकलता है। मतलब इसमें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे ये बना उसको, और ये HI बना, HI तुरंत यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से तुरंत I2 बन जाता है और यहाँ पर H2O2 बन जाता है, ताकि वापस ये चीज़ यहाँ ना आए, ठीक है, ये वापस बन जाता है ये, ठीक है। हमें तो ये चाहिए कि ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट, तो इसमें इनका यूज इसलिए होता है ताकि तुरंत HI को फिनिश करके I2 और H2O2 बना दे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलो, अब आता है यहाँ पर मैकेनिज्म वगैरह, जो कि आपको मैं कल की क्लास में समझाऊंगा इन डिटेल, ठीक है। तो आप आज क्लास यहीं पर एंड करते हैं। ये वाली भी क्लास में थोड़ी कमी यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। ये वाला जो चीज़ मैंने अभी पढ़ाई है ना, उसे भी लिख करके ले आना। मैंने आपको हैलोजनेशन बता दिया है, और हैलोजनेशन को भी अच्छे से लिख के लाओगे, और फिर कल मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चों, और आराम से इस चीज़ को नोट कर लेना। थैंक यू।